जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, इनकी क्या रणनीति है, क्या इनकी कूटनीति है, क्या ये करना चाहते हैं, ये अपने सेकंड टर्म में इतने ज्यादा रहस्यमयी हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा ये आखिर करना क्या चाहते हैं और ये इनकी मंशा क्या है। पहले टर्म में शायद इतना ज्यादा एरेटिक बिहेवियर हमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का नहीं दिखाई पड़ा था। पता चलता था कि एज इफ व्हाट ही वांट्स, जैसे मोदी जी के साथ उन्होंने अपनी कंपेनिंग की थी, नमस्ते ट्रंप, और इस बार ट्रंप सरकार, ये सारी बातें हुई थी तो समझ में आ रहा था कि ही इज टेकिंग ए स्टैंड। लेकिन इस बार ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसको धोखा देके पटकनी देने वाले हैं, किसका वास्तविकता में साथ देने वाले हैं, वो किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, यही नहीं समझ में आ रहा साथ किसके हैं आखिर। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उन्होंने नारा दिया, अमेरिकन को एक होप दी, एक बताया पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित होगी, और उनके सपोर्टर समझ रहे थे कि विश्व के अंदर शांति का प्रयास करेंगे, रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकेगा, पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच में युद्ध रुकेगा। लेकिन उन्होंने एक नया युद्ध और शुरू करा दिया, ईरान और इजराइल का। एकमात्र सफलता उनको भारत और पाकिस्तान के बीच में मिली। अच्छा, वहां भी वो क्या करना चाह रहे हैं यही बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि शुरू से तो हम लोग ये मानते आए, भारतवासी ये मानते आए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। लेकिन चलिए, मोदी जी ने बहुत सारी गलतियां की। जब पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप आए थे उस समय उन्होंने, उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन बाइडेन के खिलाफ लड़े तो मोदी जी ने खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया, जबकि ऐसा नॉर्मली किया नहीं जाता है, और जीत गए बाइडेन साहब। बाइडेन साहब ने अपनी खुंदक निकाली। उसके बाद जब अगले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच का संघर्ष हुआ तो अमेरिका गए, बाइडेन से मिले, कमला हैरिस से मिले, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। तो इनकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का तब भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, वो किसके साथ हैं ये बात समझ में नहीं आ रही। यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के साथ हैं, रूस के साथ होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अगर यूक्रेन के साथ है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? जब वो व्हाइट हाउस के अंदर गए तो उन्होंने क्यों मैसेजिंग की? क्या रशिया को मैसेजिंग करना चाह रहे थे कि अगर हम जेलेंस्की को इस तरह धमका सकते हैं इसका माने हम आपके विरोध में नहीं है? तो वो क्या मैसेजिंग करना चाहते हैं, क्या उनका डिप्लोमेटिक मूव है, ये समझने में सब असमर्थ है। अच्छा, जब इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में युद्ध चल रहा था, जिस प्रकार से वो इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहे, लोग समझते रहे कि वो इजराइल का साथ देंगे। लेकिन जब इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ तो हालांकि पहले तो उन्होंने भिड़ा दिया इजराइल और ईरान को, एक ऐसा महामंडल बनाया गया था कि इजराइल जो है इनविंसिबल है, उसे कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और इजराइल इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो सबसे ज्यादा सेफ कंट्री है रहने के लिए। और उसके बाद जैसे भी टूटा और ईरान ने जिस प्रकार से अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को रौंदा, और शहरों की जो फोटो दिखाई पड़ी इजराइल के अंदर भागते हुए बदहवास लोग दिखे, जैसे वहां बिल्डिंग टूटती हुई दिखाई पड़ी, और जिस प्रकार से उनका जो सुरक्षा तंत्र था वो पूरी से ध्वस्त हो गया। तो वो तो हुआ हुआ, लेकिन उसके बाद जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर स्टेशन जो इंस्टॉलेशन थे उस पर अटैक किया, ये क्लेम किया कि हमने उन्हें ध्वस्त कर दिया, ईरान ने कहा कि कुछ ध्वस्त नहीं हुआ है, तो ये क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, ये भी बात समझ में नहीं आई। अच्छा, उसके बाद जो अब डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको समझना देखिए और बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि साहब ईरान ने बड़ी वीरता से इजराइल के ऊपर आक्रमण किया और एक प्रकार से इजराइल को रौंद के रख दिया। अब ये इजराइल के साथ अगर खड़े होते तो इस प्रकार का स्टेटमेंट देने की क्यों आवश्यकता थी? कम से कम एक भ्रम का वातावरण तो बनाते और ये कहते कि लड़ाई अगर ईरान नहीं जीता है तो ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई कम से कम बराबरी में छूटी है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि ईरान हैज बैडली हर्ट इजराइल, इसका माने तो ईरान का पक्ष ले रहे। क्या उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि ईरान का पक्ष ले? अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास क्योंकि बहुत ज्यादा और एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ईरानियंस की एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है, और चाइना के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध है, और ईरान जो है
बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा और इनके पास तेल का अपार भंडार है, तो चीन से वो नेगोशिएट करके, उसे डील करके अपनी इकोनॉमिक सुप्रीमेसी को रिगेन कर लेगा। तो क्या इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इजराइल ऐसा नहीं कर पाएगा? तो इजराइल के पास वैसी संपदा तो है नहीं, और इजराइल तो हमेशा युद्ध में और अपनी युद्ध प्रिपरेशन के अंदर लगा रहता है। तो अगर अमेरिका का उसे समर्थन न मिले तो उसके लिए तो सर्वाइवल एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये नहीं समझ आ रहा है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस के साथ हैं या यूक्रेन के साथ हैं, ईरान और इजराइल के युद्ध में वो ईरान के साथ हैं कि इजराइल के साथ हैं, क्योंकि ईरान पे तो उन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं, इसका माने ईरान के साथ नहीं है। अच्छा, स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि वो इजराइल के साथ नहीं है। अब इसके बाद ये भी नहीं पता चल रहा है कि भारत पाकिस्तान में वो किसके साथ है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर ये युद्ध विराम हुआ और चौथे दिन विराम, पहले तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी को बहुत सारे देशों ने क्रिटिसाइज किया, बल्कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसको क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करने का क्या मतलब था? अगर वो भारतवर्ष के साथ हैं, अगर उनको ये महसूस होता है पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, तो भारत ने जो अपनी सुरक्षा के लिए और आतंकवादी ठिकानों के लिए जो एक सेलेक्टिव हिट किया था पाकिस्तान को, उसमें उसे भारतवर्ष का साथ देना था। लेकिन भारतवर्ष का साथ नहीं किया, अगर उसने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की, इसका माने क्या वो टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया है? फिर उसके बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक का लोन मिला, आईएमएफ का लोन मिला, एडीबी का लोन मिला, जिस प्रकार से मुनीर को बुला के व्हाइट हाउस में उन्होंने खाना खिलाया, और जिस प्रकार से कहा कि पाकिस्तान आई लव यू, इसका मतलब यह है कि क्या वो बिल्कुल एक एम्बिगुइटी वाली स्थिति बनाना चाहते हैं, जिससे विश्व यही सोचने पे मजबूर हो जाए कि वो किस देश के साथ हैं और हर आदमी धोखे के लिए तैयार हो जाए। इजराइल के लिए अगर उन्होंने इस प्रकार से ईरान का बड़ाई की है और भारत पाकिस्तान के बीच में उन्होंने पाकिस्तान की बड़ाई की है, तो इसका माने क्या हमारे देश के मोदी जी ने जो देश के अंदर ये मैसेज दे रखा है, और हमारे देश के बीजेपी के सपोर्टर्स ने हवन और यज्ञ तक कराए थे डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतने के बाद इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं और इस प्रकार की मैसेजिंग कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, जिस प्रकार से अभी हमारे राजनाथ सिंह चीन के अंदर गए एससीओ की मीटिंग में, वहां पे जिस प्रकार से राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कुछ देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं और आतंकवाद का विरोध होना चाहिए। इसका माने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है, क्या उसी बात को राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं? भाई, आतंकवाद के खिलाफ तो पूरा विश्व है, होना भी चाहिए, लेकिन आतंकवाद से पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, इसका स्पष्टीकरण तो राजनाथ सिंह को कम से कम अपने स्टेटमेंट में दे देना चाहिए था। अगर राजनाथ सिंह वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं और पाकिस्तान को उससे नहीं जोड़ रहे हैं, और वहां पे जो रिजोल्यूशन पास होता है जिसमें राजनाथ सिंह दस्तखत करने से मना कर देते हैं, भारतवर्ष दस्तखत करने से मना कर देता है, तो इसका मतलब क्या? जो चीन और पाकिस्तान ने रिजोल्यूशन पास किया है उसमें पाकिस्तान को बिल्कुल एक प्रकार से एब्सॉल्व कर दिया है, उन पे कोई आरोप नहीं लगाया है, और पूरे विश्व के साथ ये भी जाके खड़े हो गए। तो जिस प्रकार से G7 के अंदर हुआ, वहां ये कहा गया कि वहां की लोकल पॉपुलेशन के विरोध की वजह से जो पहली फोटोग्राफ हुई, जो इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ हुई, उसके अंदर मोदी जी को शामिल नहीं किया गया। और जिस प्रकार से न्यूयॉर्क के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी का नॉमिनेट हुआ है व्यक्ति अपनी इंटरनल टसल के बीच में, और जो रिपब्लिकन पार्टी का नवंबर 2025 के अंदर कंटेस्ट करेगा, उसमें भी ये बात, अगर वो जीत गया, और वो गुजरात का बेसिकली उसके पिताजी गुजरात में जन्मे हुए हैं, तो भारत के अंदर रूट है, और जिस प्रकार का स्वर वो बुलंद कर रहा है मोदी जी के खिलाफ, तो इतनी ज्यादा परिस्थिति खराब हो गई है। एक चीज तो ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की आखिर रणनीति क्या है, रणनीति कोई है कि नहीं, और हमारे देश के मोदी जी की क्या रणनीति है। जयशंकर साहब विदेश मंत्री हैं और भेज रहे हैं वो थरूर साहब को, थरूर साहब वहां जाके गाना गाते हैं, वहां जाके स्कॉच पीते हैं, जिनके बारे में मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो ये मोदी जी भी नहीं समझ पा रहे इनका क्या व्यक्तित्व है और क्या करना चाह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का भी नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, ईरान का समझ में आ रहा है, खोमनेई का समझ में आ रहा है, ये चीन का समझ में आ रहा है, पाकिस्तान का क्या समझ में आ रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं। चीन एक तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अपना बना के भारत को परेशानी में डालना चाह रहा है, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। तो ये जो पूरी व्यवस्था आज कायम हो रही है, तो एक बहुत ज्यादा विचारणीय प्रश्न क्रिएट हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या है, करते क्या है, करना क्या चाहते हैं, वास्तविकता में क्या करेंगे, और मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं, क्या मैसेजिंग कर रहे हैं, या पूरा खेल केवल मैसेजिंग का हो रहा है और इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। लेकिन चीन से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश का जो त्रिगुट बना हुआ है, उससे मेरा एक निवेदन है,
भारत के एक नागरिक के रूप में माननीय मोदी जी से, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे हितों की अनदेखी न करें और पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जिस प्रकार से आपसी त्रिगुट बना के हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उसके खिलाफ अपने साथ एक ऐसी लॉबी तैयार करें कि हम लोग कल किसी परेशानी में न पड़े, जैसे इजराइल का साथ छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और जिस प्रकार से बहुत सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ। तो ऐसी परिस्थिति हमारे देश के साथ ना हो, हमारी भारत माता के साथ ना हो। कृपा करके मोदी जी इस चीज पे ध्यान दें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।